स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यानी अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था यानी एशिया महाद्वीप। अब आपको हमने बताया कि यानी कि जब बर्ड की मैपिंग चल रही है, इन सारे बर्ड में जितने 7 महाद्वीप हैं, तो सबसे पहले महाद्वीप हमने लिया था एशिया महाद्वीप। उसके बाद में हमने आपको क्रम बताया था कि विश्व के 7 बड़े महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीप आपको एशिया बताया था। उसके बाद बताया था क्रम से यानी अफ्रीका, उसके बाद बताते थे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये क्रम था जिस तरह से बड़े से छोटे की तरफ को। तो सबसे पहले हमने आपको ले लिया था पहले यानी कि एशिया महाद्वीप। अब उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। अब जिस प्रकार हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप, इसकी स्थिति कहाँ पर है और ये कहाँ पर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है। सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, कितना पुराना है, कब का है। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप भारत के साथ या जिसको जैसे भारत को बोलते हैं, तो भारत के साथ ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना, यानी अफ्रीका महाद्वीप किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। ये प्रश्न पूछा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। जैसे कि ये वाला यूरेशिया वाला जो पार्ट था, इसको अंगारा लैंड का भाग कहते हैं, और भारत को और अफ्रीका को इसको किसको बोलते हैं? गोंडवाना लैंड का भाग बोलते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति की। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप लगभग पूरी पृथ्वी जो यानी कि पूरा लैंड जो है, इसके समस्त बीचों बीच भाग में अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति आती है, बीचों बीच। अब बीचों बीच का मतलब है यहाँ पर यानी कि अफ्रीका महाद्वीप यानी कि विश्व में, पूरे विश्व में अगर समस्त पृथ्वी पे बात करें 7 महाद्वीप में, तो यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जो है यानी कि इस पर पृथ्वी पर या पूरे ग्लोब पर 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। तीनों रेखाएं यानी कि प्रश्न पूछा जाता है यानी ग्लोब पर जो तीनों रेखाएं हैं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कर्क रेखा, दूसरी विषुवत रेखा, तीसरी है मकर रेखा। ये पृथ्वी है जिस प्रकार, तो ये तो होगी आपकी विषुवत रेखा जो 2 बराबर भाग्यों में यानी पृथ्वी को बांटती है। यानी कि ये हो गई विषुवत रेखा, और 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, ये क्रम से कर्क रेखा और मकर रेखा। अब ये जो स्थिति है तीनों रेखाओं की, अब इन्हीं तीनों रेखाओं की स्थिति को ही हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। अब देखो यानी कि अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच मध्य भाग से होकर लगभग गुजरती है। कौन सी? विषुवत रेखा। प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर पृथ्वी पर यानी कौन से महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, जो यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? सिर्फ अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर तीनों यानी रेखाएं होकर गुजरती हैं। इसमें कौन कौन सी गुजर रही हैं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अब देखो कर्क रेखा यानी जीरो पर यह गुजर जा रही है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कर्क रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं? तो इनकी संख्या है 6 देश किस पर पड़ते हैं? विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कर्क रेखा पर ऊपर यानी कर्क रेखा पर कितने देशों की संख्या पड़ती है? कितने देशों की संख्या पड़ती? तो 8 देश इस पर पड़ते हैं। और अफ्रीका के यानी कि मकर रेखा पर कितने देशों की संख्या पड़ती है? तो 5 यहाँ पर पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है पूरे विश्व में जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी। अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्क रेखा पर कितने देश यानी कितने देश की सीमा जो है कर्क रेखा पर आ रही है? कितने देश कर्क रेखा पर आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में? तो 8 आते हैं, विषुवत रेखा पर 6 आते हैं, मकर रेखा पर इस पर यानी कि 5 देश आते हैं। अगर टोटल देशों की बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, टोटल देश कितने हैं? तो अफ्रीका में अगर टोटल देशों की बात करें अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि 55 देश, अफ्रीका महाद्वीप में
अफ्रीका महाद्वीप में 55 देशों की संख्या है। 55 देशों की संख्या है, 55 देश टोटल है। टोटल देशों की संख्या कितनी है अफ्रीका महाद्वीप में? 55 है। प्रश्न पूछा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का जब सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो ये आ जाता है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा, अब क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। कहने का मतलब ये है अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? 55 है। अब प्रश्न पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उसका नाम आता है अल्जीरिया। और यहीं पर प्रश्न अगर घुमा के पूछ ले आपसे, यानी कि इसका विपरीत पूछ ले, क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो छोटा देश पूछे तो यानी कि इसका डाटा बदल जाएगा, ये हो जाएगा सेशेल्स। तो टोटल के हमने बताया आपको अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 55 देश हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? यानी कि अल्जीरिया हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सेशेल्स हो जाएगा। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप में यानी लगभग 2010-11 तक यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश थे। अब यानी कि 55वां देश जो बना है यानी कि वो कौन सा है? यानी कि अफ्रीका देश में टोटल जो 55 देश हैं, इससे पहले इसमें 54 देश थे। तो लगभग 2012-13 के समय में एक देश का निर्माण नहीं हुआ है। तो यानी कि वो कौन से देश में से, किस देश की सीमा में से, यानी उस देश का नया देश बना है जो उसमें यानी सीमा में आपस में उस देश का विभाजन होकर के इन नया देश बना है। तो प्रश्न पूछा जाता है, एक देश था सूडान, यानी कि अफ्रीका में एक देश का नाम था सूडान। एक देश था कौन सा? ये सूडान जो देश था इसके दो भाग कर दिए गए। अब इस यानी कि अफ्रीका में उसका नाम कर दिया उत्तरी सूडान और इसका नाम कर दिया गया दक्षिणी सूडान। तो कहने का मतलब ये है अफ्रीका महाद्वीप में ये 55 देश जो हैं यानी 55वां देश कौन सा बना है? तो दक्षिण सूडान। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण सूडान यानी 55वां देश, यही प्रश्न पूछा जाता है। यानी कई लास्ट ईयरों के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया अफ्रीका महाद्वीप में जो 55वां देश बना है सूडान में से कटकर बना है, कौन सा देश है, उसका नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यानी कि अफ्रीका, अब बात कर रहे हैं हम यानी अफ्रीका महाद्वीप के विस्तार की। तो अफ्रीका महाद्वीप के विस्तार में हमने बताया यानी कि पूरे पृथ्वी के यानी कि समस्त पृथ्वी के यानी बीचों बीच में पड़ता है, जिस पर यानी कि तीनों रेखाएं होकर गुजरती। कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब बात करें यानी कि इसकी स्थिति यानी इसका विभाजन कैसे करेंगे समस्त महाद्वीपों से हम, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का यानी एशिया से विभाजन कैसे करेंगे, यानी एशिया से किस प्रकार इसको अलग करेंगे, कहाँ से अलग हो रहा है। और इसके ऊपर में जैसे कि यूरोप महाद्वीप है यानी इसके उत्तर की दिशा में, तो अफ्रीका महाद्वीप का यानी यूरोप से विभाजन कहाँ से हो रहा है? जैसे इसके पूर्व में इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है और अटलांटिक ओशियन बराबर क्या है? दक्षिण अमेरिका है। इसी प्रकार यानी कि दक्षिण में यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा है? दक्षिणी महासागर है। तो यानी कि इसका दक्षिणी महासागर है। तो अब इसका विभाजन करने के लिए अगर हम देखें सबसे पहले यानी कि अफ्रीका का एशिया से विभाजन किस प्रकार हुआ है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एशिया से विभाजन की अगर हम बात करें तो स्वेज कैनाल और लाल सागर यानी कि स्वेज कैनाल और लाल सागर के माध्यम से यानी कि इसका विभाजन एशिया से हुआ है। स्वेज कैनाल
सुएज कैनाल और लाल सागर। उसके बाद बात करें नीचे आ जाता है यानी कि अदन की खाड़ी। प्रश्न पूछा जाता है अदन की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है। प्रश्न एक और पूछ लिया जाता है यहीं पर, बॉब उल मंदेब की खाड़ी यानी बॉब उल मंदेब की जल संधि कहां पर स्थित है? तो बॉब उल मंदेब यानी कि बॉब उल मलदेव की जल संधि कहां पर स्थित है? तो बॉब उल मंदेव की जल संधि यहां पर स्थित है, अफ्रीका और एशिया के बीच में। यानी कि किस किस का विभाजन करती है? अफ्रीका का और एशिया का। अफ्रीका का कौन सा है? जिबूती है, और इधर एशिया का कौन है? यमन है। यमन और जिबूती का यानी कि विभाजन करती है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, ये जो बॉब उल मंदेब की जल संधि है ये अफ्रीका में किसको किससे अलग कर रही है? तो हमने किसको बताया? यानी कि एशिया के यमन को यानी कि अफ्रीका के जिबूती से अलग करती है, और लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, यानी कि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। तो इसके द्वारा एशिया और अफ्रीका का विभाजन हो रहा है, यानी कि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है तथा अफ्रीका के जिबूती को यानी कि एशिया से अलग करती है, यानी एशिया वाले पार्ट से इसको अलग करती है, अफ्रीका के जिबूती वाले पार्ट से। ठीक है, अब प्रश्न भी पूछ लिया जाता है एक प्रश्न और यहीं से पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो यहीं पर ये जो हॉर्न निकला हुआ है यानी कि इसका जो पार्ट निकला हुआ है यानी कि सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, इस वाले तीनों पार्ट को जो बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। किस किस को? यानी कि सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। जैसे हमने बताया यमन और जिबूती का यानी कि अलग करती है, यानी कि एशिया के यमन यानी कि एशिया में पड़ता है, और जिबूती कहाँ पर पड़ता है? यानी कि अफ्रीका में पड़ता है। तो इसी प्रकार से यानी कि प्रश्न पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आपको बताया यानी कि जिबूती, ठीक है, आपको हमने बताया जिबूती, और देखो दूसरा कौन सा बताया हमने आपको, यहाँ पर देख लेते हैं उसको, इनकी स्थिति। ये जिबूती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है इथोपिया, देखो ये इथोपिया है, उसके बाद ये है सोमालिया, यानी तीनों देश जो हैं ये पर कौन कौन से? जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये तीनों देश क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और स्थिति कहां पर है? जहां पर हमने बताई एशिया, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के जस्ट यानी कि जो यहां से ये वाले एशिया महाद्वीप से जो अलग हो रहा, इस वाले पार्ट को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि हमने बताया आपको यानी कि एशिया से विभाजन बता रहे हैं। अभी लाल सागर पड़ गया, सुएज कैनाल बता दिया, अदन की खाड़ी बता दिया, बॉब मंदेब की जल संधि बता दिया, और यहीं पर
यदि आपको बता दें हॉर्न ऑफ अफ्रीका बता दिया। अब अगले पार्ट पर चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के। अफ्रीका का विभाजन जो बता कर रहे हैं हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर है यानी कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर, यानी कि अफ्रीका के पूर्व की दिशा में क्या है, हिंद महासागर है। यहीं पर अफ्रीका का एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है मेडागास्कर। मेडागास्कर। प्रश्न पूछा जाता है अफ्रीका से, यानी कि इस अफ्रीका पूरे महाद्वीप से मेडागास्कर को कौन अलग करता है, यानी कि अफ्रीका को मेडागास्कर से कौन अलग करता है। तो प्रश्न का इसका आंसर क्या है, मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोजाम्बिक चैनल की स्थिति कहां पर है, या मोजाम्बिक चैनल किसको किससे अलग करता है। तो हम इसको सीधा सा आंसर बता देंगे, क्या बता देंगे, यानी कि मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर कहां पर स्थित है तो बताएंगे मोजाम्बिक चैनल, यानी कि ये जो है तीनों यहां पर आते हैं। यानी कि अफ्रीका की मुख्य भूमि से मेडागास्कर को कौन अलग कर रहा है, मोजाम्बिक चैनल। प्रश्न पूछ लिया जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लिया जाए कौन सा आ जाएगा, मेडागास्कर। अगर अलग से प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेडागास्कर, यानी कि मेडागास्कर को कौन अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग कर रहा है, तो आप बता देंगे मोजाम्बिक चैनल। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने बता रहे हैं यानी कि स्थिति में, यानी कि इसके दक्षिण की दिशा में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण दिशा में क्या जाएगा, दक्षिण, यानी दक्षिणी महासागर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, यानी कि इसके उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की स्थिति में अगर यहाँ की बात करें तो उत्तर में है क्या है, भूमध्य सागर। यानी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, यानी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में हमने क्या बताया आपको, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर स्थित है। अब ये जो भूमध्य सागर स्थित है, इसी भूमध्य सागर में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है अफ्रीका की यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, यही प्रश्न यानी सबसे इंपॉर्टेंट भी पूछा जाता है यहाँ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है नील नदी। और जो यानी कि हमने आपको बताया अफ्रीका के यानी कि उत्तर दिशा में क्या स्थित है, तो अफ्रीका के उत्तर में हमने बताया भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर में अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नदी, सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी बताई हमने आपको बताया, यानी कि नील नदी। तो नील नदी जो अपना जल विसर्जित करती है, इसी भूमध्य सागर में जाकर नील नदी अपना जल विसर्जित करती है। तो यह प्रश्न पूछ जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के यानी कि भूमध्य सागर किस तरफ है, यानी कि उसकी दिशा किस तरफ है, तो हमने उसके बताया अफ्रीका महाद्वीप के यानी कि उत्तर की दिशा में क्या है, भूमध्य सागर है, जिसमें जाकर नील नदी अपना जाकर जल विसर्जित कर देती है। अब हमने बताया आपको भूमध्य सागर के यानी कि उत्तर की दिशा में पड़ जाएगा, उत्तर की दिशा में क्या जाएगा, ये यूरोप आ जाएगा। और हमने बताया आपको पूर्व की दिशा में क्या है, यानी कि पूर्व की दिशा में क्या बता दिया आपको हमने, यानी कि एशिया महाद्वीप आ गया। उत्तर की दिशा में क्या आ गया, यानी भूमध्य सागर के उत्तर में क्या आ गया, यानी कि यूरोप आ गया। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, यानी प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, प्रश्न पूछ लिया जाए यूरोप को अफ्रीका से कौन विस्तृत, कौन विभाजन करता है, कौन विभाजन करता है, यानी कि यूरोप को अफ्रीका से कौन विभाजित करता है या कौन विभाजन करता है। तो अब हम इसकी बात करें तो एक यहां पर जिब्राल्टर जल संधि है, क्या नाम है उसका, जिब्राल्टर जल संधि।
तो ये जो है जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप का अफ्रीका से विभाजन करती है। तो यूरोप का यानी कि एक देश पड़ता है यहाँ पर, यानी कि स्पेन पड़ता है, और नीचे अफ्रीका कौन पड़ता है, मोरक्को। ये हम इसको आपको यानी कि अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप में दिखाए थे, यानी कि अफ्रीका का यानी कि ये अफ्रीका का मोरक्को है, और यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल है। इन दोनों को कौन अलग कर रही, कौन सी जल संधि अलग कर रही है, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से यानी कि यूरोप को अफ्रीका से विभाजन किया जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से, जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से किन दो महासागर या किन दो यानी कि सागर और महासागर का यानी कि मिलन होता है। तो जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से यानी भूमध्य सागर यानी कि अटलांटिक महासागर के साथ मिलता है। तो जिब्राल्टर जल संधि से यानी किसका, पुर्तगाल और स्पेन यानी कि यूरोप और अफ्रीका का कौन सा है बताया हमने आपको, यानी कि अफ्रीका का बताया मोरक्को कहाँ का है, अफ्रीका। यानी इनका क्या हो रहा है, विभाजन। और प्रश्न पूछ लिया जाए यानी कि जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे मिलाती है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से मिलाती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से मिलाती है। कहने का मतलब ये है, कोई भी जल संधि हो तो जल संधि का क्या कार्य होता है, जल संधि से यानी कि लैंड का विभाजन होता है, स्थल का विभाजन होता है। तो स्थल का किसका विभाजन हो गया, यूरोप का और अफ्रीका का। अब बात की जाए यानी कि मिलन किसका होता है, किसी खाड़ी या पानी यानी जो जल का जो समूह होता है उसका यानी कि मिलन होता है। तो मिलन यहाँ पर किसका हो गया, आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अभी यही प्रश्न हाल ही में एक एग्जाम हुआ था यूपी यानी कि लेखपाल, यूपी के लेखपाल में यही प्रश्न पूछ लिया गया था अभी यहाँ पर, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि में किसका मिलन होता है, यानी कि कौन सी जल संधि यानी जिब्राल्टर जल संधि जो है ये किसको किससे मिलाती है, तो अटलांटिक ओशियन को किससे मिला रही है, भूमध्य मेडिटेरियन ओशियन से मिलाती है। यही प्रश्न अभी पूछ लिया गया था यूपी लेखपाल के एग्जामों में, और ना कि यूपी लेखपाल के एग्जाम में ये अनगिनत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अब उससे अब मैं यानी कि आगे स्तर यानी कि इसकी बात करें, यानी कि इसके पश्चिम की दिशा में क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की दिशा में, अफ्रीका महाद्वीप के पूरे पश्चिम की दिशा में क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। और दक्षिण में दक्षिण महासागर है। हमने बताया विभाजन, तो विभाजन में यानी पूर्व की दिशा में क्या पड़ गया, एशिया महाद्वीप पड़ गया, ठीक है। और उत्तर की दिशा में क्या पड़ गया, यूरोप महाद्वीप पड़ गया है। और यानी एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है जो अभी हमने आपको बताया, यानी कि मेडागास्कर को अफ्रीका की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है, तो मोजाम्बिक चैनल अलग करता है। उसके बाद प्रश्न पूछा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने आपको बताया यमन यानी कि जिबूती आता है, सोमालिया आता है और इथोपिया आता है। 3 देशों की स्थिति हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। उसके अतिरिक्त हमने बताया आपको लाल सागर की स्थिति बताई, अदन की खाड़ी की स्थिति बताई, बॉब मंदेव की जल संधि बताई और अरब सागर की स्थिति बताई, यानी कि ये और स्वेज कैनाल बताई। ये स्थिति अफ्रीका महाद्वीप के यानी कि पूर्व की दिशा में आती है। उसके बाद अब हम अफ्रीका महाद्वीप में यानी अगले प्रश्नों पर चलें, तो हमने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या बताई। टोटल देशों की संख्या में हमने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 55 देश हैं। 55 देशों में प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हमने आपको बता दिया सबसे बड़ा कौन सा है, अल्जीरिया है। प्रश्न पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये भी हमने आपको बता दिया कि कौन सा था, सेशेल्स है। और प्रश्न अगला पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप का 55वां देश जो बना था लगभग 2012-13 में, उस देश का नाम क्या है, तो वो भी हमने आपको बता दिया, उसका नाम है दक्षिणी सूडान। उससे आगे चलते हमने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप यानी कि मात्र एक दुनिया का ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा।
उसके बाद हमने आपको बताया यानी कर्क रेखा पर कितने देशों की स्थिति आती है, तो कर्क रेखा पर टोटल देशों की स्थिति आती है यानी कि 8 देशों की स्थिति आती है। उसके बाद यानी कि हमने आपको बताया यानी कि विषुवत रेखा जो गुजरती है जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, उसमें कितने देशों की स्थिति आती है, तो वो उसमें भी कितने देशों की स्थिति आती है, उसमें आती है 6 देशों की स्थिति आती है। और उसके बाद हमने बताया मकर रेखा, मकर रेखा पर कितने देश पड़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, यानी मकर रेखा पर 5 देश पड़ते हैं। अब हम यानी अगले तरफ पढ़ते हुए यानी अफ्रीका महाद्वीप के यानी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख प्रमुख अब नदियों की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में बात करें तो सबसे प्रमुख नदी जो आती है नील नदी आती है। नंबर 1 पर रख दो आप नील नदी। दूसरे नंबर पर कर दो आप यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की नाइजर नदी। तीसरे नंबर पर कर दो आप यानी कांगो नदी। चौथे नंबर पर कर दो आप यानी कि यहाँ की लिम्पोपो नदी। पांचवें नंबर पर कर दो आप यहाँ के यानी कि लिम्पोपो ऑरेंज नदी। छठे नंबर पर कर दो यहाँ पर आपकी जाम्बेजी नदी। यानी कि अन्य नदी भी काफ़ी सारी नदियां हैं, लेकिन प्रमुख प्रमुख नदियों में हम बात करेंगे इन नदियों की, यानी कि नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी और जाम्बेजी नदी। ये प्रमुख यहाँ की यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की 6-7 यानी प्रमुख नदियां हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसमें किससे पूछे जाते हैं, नील नदी से पूछे जाते हैं, नाइजर से पूछे जाते हैं, कांगो से पूछे जाते हैं और लिम्पोपो से पूछे जाते हैं। इन दो से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक ज़्यादातर पूछ लिया जाता है तो जाम्बेजी नदी से और प्रश्न पूछ जाता है। अब बात करें हम नील नदी की, तो नील नदी की स्थिति पहले देख लेते हैं। नील नदी कहाँ से निकली है, कहाँ पर जाकर अपना जल विसर्जित करती है। तो हम नील नदी की बात कर रहे हैं, तो नील नदी ना के केवल अफ्रीका महाद्वीप की, ये नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी? नील नदी। अब बात करिए नील नदी कहाँ से निकली है, तो नील नदी यानी कि 2 झीलों से निकली है, जिसका नाम है यानी कि 2 नदी है, 2 झीलों से निकली है, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील और ताना झील। ताना झील यानी कि 2 नदियों से निकलकर यानी कि नील नदी का उद्गम हुआ है, विक्टोरिया झील और ताना झील। यानी विक्टोरिया ये इसको हम तीनों की स्थिति यहां पर देख लेते हैं। विक्टोरिया झील, यानी इथोपिया में पड़ेगी आपकी टाना, ये रही टाना झील यहां पर पड़ रही है, और विक्टोरिया झील पड़ेगी आपकी ये केन्या, तंजानिया, युगांडा बॉर्डर पर। यही विक्टोरिया झील अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। और विक्टोरिया झील जो बोली जाती है, विक्टोरिया झील के बारे में बताया जाता है यानी कि 2 नदी निकली है यहाँ से, टाना की निकली ब्लू नील और इससे विक्टोरिया निकली है वाइट नील। तो वाइट नील और यानी कि वाइट नील और ब्लू नील, यानी वाइट नील और ब्लू नील, ये दोनों नदियां जब निकल जाती हैं इन दोनों झीलों से, तो ये आगे जाकर एक खरतून नामक स्थान पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। खरतून, तो खरतून नामक यानी कि ये जो स्थान पड़ता है, खरतून के समीप जाके ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, जिसके बाद इसको बोलते हैं हम नील नदी। अब नील नदी जो ये बाद में जाकर अपना नील नदी जो है, ये दोनों बन जाने के बाद नील नदी जाकर अपना जल विसर्जित कहाँ कर दे रही है? भूमध्य सागर में। अब जिस प्रकार हमने बताया भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित कर दे रही है, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी भी बोली जाती है। और इस नदी के बारे में बताया जाता है यानी कि ये नदी जो यानी सारे मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसीलिए इस नदी को, नील नदी को, यानी कि यहाँ का इजिप्ट जो इसको बोलते हैं मिस्र का वरदान भी बोलते हैं। इसको कौन सी नदी को? नील नदी को मिस्र का वरदान बोलते हैं। और मिस्र जो है खजूर के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर यानी कि कॉटन यानी कि सूती वस्त्र यानी सूती यानी जो होता है वो भी यहाँ पर होता है, जिसको ठीक है सूती वस्त्र भी यहाँ पर उद्योग काफ़ी फेमस माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन सा डाम है,
तो अगर हम बात करें नील नदी पर सबसे प्रमुख डैम कौन सा है, तो उस डैम का कई बार नाम भी पूछा जाता है। उस डैम का नाम है अस्वान डैम। अस्वान डैम। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नील नदी पर कौन सा डैम है, तो उस डैम का नाम क्या है? अस्वान डैम। नील नदी अपना जल कहां पर जाकर विसर्जित कर दे रही है, तो भूमध्य सागर में। नील नदी का उद्गम कहां हुआ है, तो हमने बताया विक्टोरिया झील और टाना झील से। विक्टोरिया झील यानी विक्टोरिया झील से कौन सी निकली है? व्हाइट नील निकली है। और टाना झील से कौन सी निकली है? यानी कि ब्लू नील निकली है, यानी कि नीली नील निकली है। इन दोनों के मिल जाने से कौन सी बन जाती है? नील नदी बन जाती है। और ये दोनों नदियां कहां पे जाकर मिल जा रही थी? आपको बताया हमने, खरतून नामक स्थान पर। तो ये नील नदी के बारे में जानकारी थी। और नील नदी को क्या बोलते हैं? मिस्र के लिए वरदान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये सारा मरुस्थलीय क्षेत्र था, जिसके कारण मरुस्थल में यानी खेती करनी यानी कि संभव नहीं होती। लेकिन नील नदी की यानी नील नदी जब जल विसर्जित वहां पर जाती है, नील नदी निकल के वो नई मिट्टी का निर्माण करती है, जिसके कारण यानी कि वहां पर यानी कुछ मात्रा में कॉटन इंडस्ट्री वगैरह भी फेमस हुआ है। और यहाँ पर खजूर वगैरह की सबसे ज़्यादा खेती यहीं पर होती है। उसके बात करें हम नाइजर नदी। नाइजर नदी यानी कि एक अन्य प्रमुख नदी है। नाइजर नदी को यानी कि अफ्रीका में यानी कि नाइजर नदी जो है अफ्रीका की प्रमुख नदियों में, इसको पाम तेल की नदी भी बोलते हैं। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? पाम तेल की नदी के लिए नाइजर नदी को प्रश्न पूछा जाता है। नाइजर नदी नाइजीरिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था का केंद्र तो मानी जाती है। इसके साथ साथ पूछा जाता है नाइजर नदी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो नाइजर नदी यानी पाम तेल की नदी के लिए फेमस है। उसके बाद प्रश्न आता है अगला, कांगो नदी। तो कांगो नदी के बारे में पूछा जाता है कि कांगो नदी यानी कहाँ पर है, तो कांगो नदी, कांगो जो देश है यहाँ पर यह लगभग यानी कि जो यानी कि विषुवत रेखा जो है इस पर पड़ती है कांगो नदी। तो कांगो नदी से प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ कांगो के यहाँ पर जंगल भी है, जिसको ठीक है कांगो नदी, यहीं पर कांगो बेसिन भी है। तो कांगो नदी को यानी जायरे नदी भी बोलते हैं, कभी कभी इसका नाम बोलते हैं जायरे नदी या कांगो नदी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कांगो नदी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी वन है। और कांगो घाटी में छोटी राशि की एक यानी एक जनजाति पाई जाती है, जिसकी छोटी हाइट होती, कम हाइट की, जिसको बोलते हैं पिग्मी। तो प्रश्न पूछा जाता है कांगो बेसिन में यानी कौन सी तरह की जनजाति पाई जाती है, तो कम हाइट की एक पिग्मी जनजाति है, वो कांगो बेसिन में ही पाई जाती है। और कांगो वन विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस वन जो आते हैं कांगो वन जाते हैं, सबसे डेंस फॉरेस्ट में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं यहाँ पर, जो यानी कि बहुत ज़्यादा यानी घने जंगल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी जातियाँ स्पीसीज वगैरह जो पाई जाती हैं, यहाँ कांगो बेसिन पाई जाती है। और कांगो बेसिन दुनिया का ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी विद्युत क्षमता है, विश्व में सबसे ज़्यादा विद्युत क्षमता वाला यानी कि कौन सा इलाका, अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा विद्युत क्षमता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कांगो बेसिन ही है। लेकिन क्षमता वाला है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, यहाँ पर उसका यानी कि इतना बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं विश्व में। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा बिजली की क्षमता वाला क्षेत्र कौन सा है, जो यहाँ पर बिजली की क्षमता बन सकती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का निर्माण हो सकता है। अगर पूरे विश्व में पूछें तो सबसे ज़्यादा कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन का नाम आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कांगो में अभी बन नहीं रही है, यही क्षमता है इसके अंदर, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं हम? डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसीलिए डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलती है, अंध महाद्वीप क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि अभी ये बहुत पिछड़ी अवस्था में है। जब पिछड़ी अवस्था में है तो यानी कि टेक्नोलॉजी का भी निर्माण नहीं कर पाया। और कांगो जो है ये तो घनी जंगल, यहाँ पर तो यहाँ की बहुत अर्थव्यवस्था वगैरह बहुत ज़्यादा पिछड़ी अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह भी पीछे होने के कारण यहाँ पर अभी अपनी क्षमताओं का पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला हमने बताया प्रश्न पूछा जाता है कांगो नदी से, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा कांगो नदी से कि कौन सी विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी के पूरे ग्लोब पर कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को, जो हमने आपको 3 रेखा बताई थी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तो विषुवत रेखा को कौन सी ऐसी नदी है यानी जो 2 बार उसको काटती है, तो ये कांगो ही नदी है, यह जायरे नदी, इसको जायरे भी बोलते हैं, कांगो नदी भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, लिम्पोपो नदी पर। लिम्पोपो, तो लिम्पोपो जो है अफ्रीका महाद्वीप की अन्य प्रमुख नदी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप अन्य प्रमुख नदियों में लिम्पोपो का नाम जब आता है तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी कहाँ पर स्थित है, तो लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा विश्व में ऐसी कौन सी नदी है,
विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को जो 2 बार काटती है। उसके बाद अन्य नदी बताया ऑरेंज नदी। ये ऑरेंज नदी आपकी आती है यहाँ पर आती है, यानी सहारा ये वाला मरुस्थल वगैरह में जो आ रहा है, कालहारी मरुस्थल वगैरह में, सहारा हमने बोल दिया, कालहारी मरुस्थल वगैरह में आती है। ठीक है, जाम्बेजी वगैरह यहीं पर आती है, ऑरेंज आती है यहीं पर। ठीक है, ऑरेंज नदी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आई जाम्बेजी नदी भी यहीं पर आती है। जाम्बिया वगैरह जो देश है यहाँ पर देखो, ऑरेंज हमने बताई, और जाम्बिया यहाँ पर देश है, जाम्बिया यहीं पर जाम्बेजी नदी आती है। कॉन्गो नदी यहाँ पर आती है, नाइजर नदी आपकी यहाँ पर आती है, और जो आपको मिस्र में हमने बताया नील नदी यहाँ से निकली थी। केनिया, तंजानिया, युगांडा की बॉर्डर पर यहाँ पर कौन सी विक्टोरिया झील बताई हमने। इथोपिया में टाना झील बताई, टाना झील से कौन सी नील यानी नील नदी निकली, यानी कि नील, और इसमें वाइट नील। इन दोनों से यहाँ पर जाकर खरतून नामक स्थान पर जाकर, सूडान में खरतून है, यहाँ पर जाकर ये मिल गई। ठीक है, इसके बाद क्या बन जाती है? नील नदी बन जाती है, और फिर जल जाकर लास्ट में जाकर यानी कि आपको यहाँ कर मिस्र में होते हुए भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित करती है। मिस्र में ही असवान डैम है जो यानी कि यहाँ का एक प्रमुख डैम बोला जाता है। इसी प्रकार हमने बताया आपको अब बता रहे हैं आपको जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी आपकी जाम्बिया में है। अब प्रश्न पूछा जाता है जाम्बिया नदी से क्या, ये हम आपको बता देते हैं। जाम्बेजी से प्रश्न पूछा जाता है, जाम्बिया में जो जाम्बेजी नदी है इस पर कौन सा डैम है, इस पर कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? तो इस पर एक डैम का नाम है करीबा, यानी करीबा एक डैम है। कहां पर? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, ये करीबा डैम जो है जाम्बेजी नदी पर है, जिसकी विद्युत क्षमता निर्माण पूरे समस्त अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिजली का जो निर्माण कर रहा है, कौन सा डैम कर रहा है? करीबा डैम कर रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहां पर? जाम्बिया में। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम अफ्रीका महाद्वीप में अब देखेंगे यहाँ के प्रमुख यानी कि प्रमुख यहाँ के जितने भी बड़े बड़े रेगिस्तान हैं उनको हम देख लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के रेगिस्तानों में सबसे पहले आता है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेगिस्तान। तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेगिस्तानों की अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख रेगिस्तान आता है अफ्रीका में सहारा मरुस्थल। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है आपका कालाहारी। तीसरे की बात करें तो आता है आपका नामीब, और चौथे की बात करें तो आता है लीबियन मरुस्थल। अब ये चारों मरुस्थल में हैं, तो इन चारों मरुस्थल में अगर बड़े की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो आता है आपका आता है सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल की अगर स्थिति देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के यानी अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तर वाला पार्ट है यानी कि उत्तर पश्चिम वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है, जिसमें सहारा मरुस्थल में लगभग 8 से 10 7-8 देशों में यानी कि इसका विस्तार है। और विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो आता है इसी का नाम आता है, यानी विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में प्रथम स्थान पर इसका नाम आता है। और इस मरुस्थल की एक विशेषता और है, यानी कि इस मरुस्थल में प्रश्न पूछा जाता है सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो सहारा मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है बद्दू जनजाति जो है सहारा मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद यानी कि आता है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की अगर बात करें अफ्रीका का अन्य महाद्वीप जो फेमस यानी जो मरुस्थल है कालाहारी है, और कालाहारी मरुस्थल में जो एक जनजाति निवास करती है उसको कहते हैं बुशमैन। उसके बाद आता है नामीब। अगर नामीब और सहारा मरुस्थल की इन दोनों की यानी कि इसकी नामीब मरुस्थल की बात करें, नामीब कहाँ आता है तो इसकी लोकेशन आती है नामीबिया में। और सहारा मरुस्थल जो उत्तर की दिशा में आ रहा है और ये यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में आ रहा है, दक्षिण पश्चिम में यानी कि इसकी स्थिति आती है यहाँ पर नामीबिया में, लगभग यहाँ पर आती है। और कालाहारी मरुस्थल आता है बोत्सवाना में, कालाहारी मरुस्थल आता है बोत्सवाना।
बोत्सवाना। और सहारा मरुस्थल जो आता है, सहारा मरुस्थल हमने बताया आपको, यानी कि अफ्रीका के जो है यानी कि ऊपर की तरफ, जो ऊपर यानी उत्तर की दिशा में अफ्रीका के जो ये कंट्री हैं, जिसमें आता है अल्जीरिया, यानी कि माली, मोरतानिया, नाइजर, चाड वगैरह, ये जो देश आते हैं इनमें इसका सहारा मरुस्थल का विस्तार आता है। सहारा मरुस्थल विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। किस महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर, विश्व में दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो हमने आपको बताया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो है वो विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें मरुस्थलों की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर मरुस्थल आता है विश्व में जो आता है अरेबियन मरुस्थल आता है। अब यहाँ के हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के, तो अफ्रीका महाद्वीप के 3-4 मरुस्थल फेमस हैं, जिनमें सबसे बड़ा आता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो सहारा मरुस्थल में जनजाति निवास करती है, बद्दू जनजाति निवास करती है। और उसके बाद बोला कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में इसका विस्तार आता है। उसके बाद पूछ जाता है नाबी मरुस्थल, तो नामी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये भी यानी अफ्रीका महाद्वीप में, और किस में है, नामीबिया देश जो है उसमें आता है, इसका विस्तार आता है। उसके अतिरिक्त एक डेजर्ट और आता है, एक मरुस्थल और आता है जिसका नाम है लीबिया मरुस्थल। तो लीबिया का जो मरुस्थल आता है, ये नहीं, जो अफ्रीका में जो लीबिया वाला जो पार्ट है, ये ऊपर यानी कि सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व की दिशा में पड़ता है लीबिया देश, तो वहीं पर उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है लीबियन मरुस्थल। तो ये यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो कौन सी जनजाति हमने बताया आपको, बुशमैन बता दिया। सहारा में निवास कौन सी करती है, बद्दू जनजाति निवास करती है। ये यहाँ के प्रमुख जनजातियाँ हैं। अति इसके अतिरिक्त अगर अब यहाँ पर हम जनजातियों की ही बात कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से यानी कई सारी जनजातियाँ और भी आती हैं, जैसे कि उनके हम नाम ले लेते हैं प्रमुख जनजातियों के। तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति, तो प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले हमने बताया बद्दू जनजाति जो होते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ये कहाँ निवास करती है, सहारा मरुस्थल में। दूसरी हमने बताई आपको बुशमैन जनजाति जो निवास करती है, ये निवास करती है बोत्सवाना देश में पड़ेगी, और बोत्सवाना में हमने आपको बताया कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी। तीसरी एक जनजाति और यानी कि पिग्मी, एक जनजाति पूछी जाती है, पिग्मी जनजाति कहां पर निवास करती है, पिग्मी। तो पिग्मी जनजाति जो है अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है। ये छोटे कद की जनजाति है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि छोटे कद की जनजाति कौन सी जनजाति है इन जनजातियों में, तो पिग्मी जनजाति एक छोटे कद की जनजाति है, जिसकी यानी कि लंबाई बहुत कम होती है। और ये कहां पर निवास करते हैं, तो ये निवास करते हैं कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन या कांगो क्षेत्र में, कांगो क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त एक और पूछ लिया जाता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि जो माउंट किलिमंजारो जो पर्वत श्रृंखला है, तो उसके पूर्वी ढलानों पर यानी कि यानी कि अफ्रीका में जो यानी कि एक पर्वत श्रृंखला माउंट किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला जो इसके जिसका विस्तार आता है कीनिया तंजानिया वगैरह में जो आता है, कीनिया तंजानिया देशों में इनका उसका विस्तार आता है, तो उसमें एक जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम क्या है, तो उस जनजाति का नाम है छग्गा जनजाति है। तो इससे पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न कि छग्गा जनजाति कहां पर निवास करती है, तो किलिमंजारो पर्वत के ढलानों पर। इसकी एक विशेषता और है छग्गा जनजाति की यानी कि एक विशेषता है, यानी कि ये एक कृषि करती है, और वो कृषि कौन सी करती है, चाय और कॉफी की यानी कि कृषि करती है। कहां पर, केनिया में।
और केनिया को जो बताया जाता है कि केनिया में जो चाय कॉफ़ी जो करते हैं उनको कौन सी जनजाति करती है, तो छग्गा जनजाति करती है। और वो कहाँ पर करती है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला में। और कौन से महाद्वीप में आती है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। यहीं पर यानी कि ये जनजातियों का इसमें पूछ ली जाती है 3-4 जनजाति। उसके अतिरिक्त कभी कभी प्रश्न एक और पूछ लिया जाता है यहीं पर, यानी कि जो अफ्रीका का जो नील नदी का बेसिन बताया था हमने, प्रश्न पूछ लिया जाता है नील नदी के बेसिन में, नील नदी के बेसिन में कौन लोग रहते हैं, तो वो भी जनजातीय ही लोग हैं। नील नदी के बेसिन में उन लोगों को क्या बोलते हैं, तो नील नदी के जो बेसिन में लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं फेल्ला। फेल्ला, तो इन लोगों को फेल्ला कहते हैं। ये भी एक जनजातीय के टाइप ही लोग हैं, यानी कि नील नदी के बेसिन में जो लोग निवास करते हैं, नील नदी के बेसिन में जो लोग निवास करते हैं, रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उनको फेल्ला कहते हैं। चाय कॉफ़ी का जो यानी खेती कर रही है वो कौन सी जनजाति कर रही है, छग्गा जनजाति कर रही है। कहाँ पर कर रही है, यानी किलिमंजारो पर्वत के ढलानों पर, माउंट किलिमंजारो पर्वत के ढलानों पर। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो हमने बताया आपको कांगो बेसिन में ये निवास करती है। यानी कि इसकी क्या विशेषता है, ये छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, ये पिग्मी जनजाति के लोग। उसके बाद पूछा जाता है बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो बुशमैन जनजाति आपको हमने बताया कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद अगर प्रश्न पूछ लिया जाए बद्दू जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो सहारा मरुस्थल में निवास करती है। तो ये यहाँ की प्रमुख जनजाति और यानी कि लोग हैं। उसके अतिरिक्त और यहाँ पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि कटंगा का पठार कहाँ पर पड़ता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कटंगा का पठार कहाँ पर यानी कि पड़ता है, तो कटंगा का प्रसाद यानी कि पठार जो हमने आपको बताया, कटंगा का पठार हमेशा पड़ेगा यानी कांगो, यह कांगो गणराज्य और जाम्बिया, ये कांगो गणराज्य वाला जो पार्ट है, कांगो गणराज्य वाला जो पार्ट है वहाँ पर कटंगा का पठार पड़ता है और ये काफ़ी फेमस पठार है। उसके अतिरिक्त यानी कि अफ्रीका के, यानी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन से प्रश्न और बनते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ की चलते हैं प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। प्रमुख पर्वत श्रृंखला, प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो आती है, सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में आती है अफ्रीका की, यानी कि एटलस पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत श्रेणी। दूसरी की बात करें किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला। इसके अतिरिक्त बात करें ड्रंकेश्वर ठीक है, ड्रंकेश्वर पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला, यानी कि 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखला हैं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में। अगर हम बात करें एटलस पर्वत श्रृंखला, यानी कि एटलस पर्वत श्रेणी, यानी कि इसका विस्तार कहाँ पर आता है, तो एटलस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो आता है, यानी कि ये आता है अफ्रीका महाद्वीप का जो मॉरिटानिया है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर, यानी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तट जो है उस पर, यानी कि इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार आता है। उत्तर पर्वत श्रृंखला पर, यहाँ पर इसका पर्वत श्रृंखला का विस्तार पड़ता है, जहाँ पर हमने जिब्राल्टर जल संधि बताई थी, तो यहीं पर एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार आता है। उसके बाद यहीं पर सहारा मरुस्थल भी है, सहारा मरुस्थल आता है, सहारा एटलस के नाम से भी आता है इस जगह, ठीक है। और इसके बाद अगर हमने बात बताई है, प्रश्न पूछ लिया जाए एटलस पर्वत श्रेणी किस देश में आती है, तो एटलस पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसको हम यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पर पड़ती है। तो ये स्थान पड़ता है अफ्रीका में, मोरक्को वाला पार्ट जो आता है, मोरक्को और पश्चिमी सहारा अल्जीरिया वाले पार्ट में, यानी कि इसका विस्तार आता है। उसके बाद हम बात करें माउंट किलिमंजारो पर्वत श्रेणी की, तो माउंट किलिमंजारो पर्वत श्रेणी का जो विस्तार आता है ये आता है कीनिया वाले पार्ट में, कीनिया तंजानिया वाला जो पार्ट है, इसका माउंट किलिमंजारो पर्वत श्रेणी का
यहाँ पर इसका विस्तार आता है। उसके बाद अगर तीसरी पर्वत श्रेणी की बात करें, ड्रंकेस्वर्ग जो पर्वत श्रृंखला है, तो इसके विस्तार की बात करें तो ये आता है आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। जो दक्षिण अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार वहाँ पे आता है। अब इसके अतिरिक्त अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि जिसका सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी इन पर्वत श्रृंखलाओं में तीनों में से है। यानी कि दोबारा से एक बार प्रश्न सुन लीजिए, यानी तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं अफ्रीका महाद्वीप की, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो आती है माउंट किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला में आती है। इसका नाम है माउंट किलिमांजुरस जो पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला की। और ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ का है? यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का, जिसकी ऊंचाई आती है यहाँ पर लगभग 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला में है। किस देश में पड़ता है? तो इस देश बात करेंगे तो हम कीनिया तंजानिया वाले पार्ट में पड़ता है। उसके बाद हम यानी कि आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम नेक्स्ट बढ़ने की तरफ बढ़ें तो अगली तरफ बढ़ेंगे यहाँ की, अब क्या देखेंगे यहाँ की प्रमुख झीलें। यानी अफ्रीका महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अभी भी लास्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा था, प्रमुख झीलों से यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं और कभी यानी कितनी बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बार बार स्टेट एग्जामों में, स्टेट पीसीएस के एग्जामों में, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे के होते हैं, यानी एसएससी के एग्जामों में, यूपीएससी के एग्जामों में, एनडीए में, सीडीएस में और वनडे एग्जाम में, तो काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से इन प्रमुख झीलों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख अगर झीलों की बात करें, यानी अफ्रीका की प्रमुख झीलें, अफ्रीका की प्रमुख झील, तो अफ्रीका की प्रमुख झीलों में सबसे पहले नाम आता है विक्टोरिया झील। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? तो विक्टोरिया झील आती है। ये वही विक्टोरिया झील है जिससे नील नदी का उद्गम हुआ था। यानी नील नदी का उद्गम भी किस झील से हुआ था? विक्टोरिया झील से हुआ था। अगर इसकी विस्तार की बात करें, ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये विक्टोरिया झील जो पड़ती है कहाँ पर पड़ती है? आपके केनिया तंजानिया वाला जो पार्ट आता है इसी में पड़ती है। केनिया तंजानिया युगांडा, इसके बॉर्डर पर ये पड़ती है केनिया, यानी कि यहाँ पर ये पड़ती है आपकी विक्टोरिया झील। यहाँ पर केनिया तंजानिया, ये वाले यहाँ पर केनिया तंजानिया युगांडा वाले, इस वाले क्षेत्र में ये पड़ती है कौन सी? विक्टोरिया झील। इसी से क्या उद्गम हुआ था? इसी विक्टोरिया झील से किसका उद्गम हुआ था? नील नदी का उद्गम हुआ था, जिसको बोला था हमने पहले वाइट नील का उद्गम हुआ था विक्टोरिया झील से। और इसके अतिरिक्त एक प्रमुख झील और आती है टाना झील। ये आती इथोपिया, ये आती कीनिया, ये आती इथोपिया की टाना झील से निकली थी नील, यानी कि ब्लू नील निकली थी। और यहाँ विक्टोरिया से निकली थी कौन सी? वाइट नील कहाँ से निकली थी? विक्टोरिया से निकली थी, जिसको श्वेत नील भी बोल देते हैं, श्वेत नील, और इसको बोलते हैं ब्लू नील। इथोपिया की टाना से, यानी टाना कहाँ? इथोपिया में पड़ती है, ब्लू नील, और यहाँ विक्टोरिया से निकली थी वाइट नील। और ये दोनों जाके मिल जाती खरतून के समीप, खरतून यानी खरतून के पास भी मिल जाती हैं। और ये जाकर यानी क्या बन जाती है? ये बन जाती है आगे नील
प्रश्न पूछा जाता है कि नील नदी यानी कि कहाँ पर बनती है, नील नदी कहाँ पर बनती है, तो केनिया की यानी केनिया से निकली थी। कौन सी यानी निकली थी? विक्टोरिया झील से निकली थी। श्वेत नील, ब्लू नील निकली थी कहाँ से? टाना झील से। और इन दोनों के निर्माण से कौन सी बन जाती है? नील नदी बन जाती है। और नील नदी, यही नील नदी आगे जाके कहाँ पर गिर जाती है? अपना जल विसर्जित कर देती है भूमध्य सागर में। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है नील नदी का उद्गम किन दो झीलों से हुआ था? तो अब आप बता सकते हैं कि नील नदी का उद्गम दो झीलों से हुआ था, जिसको बोलते हैं श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील और ब्लू नील। ब्लू नील यानी अब वो झीलों के नाम पूछ लिया, कौन कौन सी झीलें थी? विक्टोरिया झील और ताना झील। अब इन दोनों विक्टोरिया और ताना झील से निकल के इन दो नदियां बनी थी। इसके बाद ये दोनों नदी मिलकर क्या बन गई थी? नील नदी बन गई थी। और जो विश्व की सबसे बड़ी नदी, प्रश्न पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी किन दो झीलों से मिलकर बनी है? तो किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो किन दो नदियों से मिलकर बनी है? दोनों नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील। और कौन कौन सी यानी कि कौन कौन सी झीलों से निकली हैं? किस किस झील से उसका उद्गम हुआ है? तो विक्टोरिया झील से और टाना झील से। उसके बाद यानी बात करें यहाँ की अफ्रीका की अन्य झीलों में नाम आता है एक का चाड़ झील। चाड़ झील। तो चाड़ झील की अगर बात करें तो एक चाड़ देश है अफ्रीका का, वहीं पर इसका विस्तार है चाड़ देश में। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में चाड़ झील कहाँ पर है? तो चाड़ देश में है। देश का क्या नाम है? देश का नाम है यहाँ पर चाड़, और झील का नाम भी क्या है? उसी के नाम पे इसका नाम आता है चाड़। प्रश्न एक और पूछा जाता है चाड़ झील से, यानी अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी कौन सी झील है जिसका विस्तार, अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी कौन सी झील है जिसका विस्तार यानी कि रेगिस्तान में है? तो ये जो चाड़ झील जो है अफ्रीका की, इसका विस्तार रेगिस्तान में आता है, यानी मरुस्थलीय झील है इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अन्य झीलों की बात करें तो कई सारी झीलें और आती हैं, जिसमें आती है टैगानाइका, मलावी, न्यासा। टैगानाइका एक झील है, टैगानाइका ये आती है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में आती है। और आती है मलावी और न्यासा की बात करें तो ये आती है, यानी कि इन झीलों की भी हम बता देते हैं कहाँ पे आती है। मलावी मोजाम्बिक में आती है और न्यासा ये दोनों यहाँ पर आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मलावी और न्यासा मोजाम्बिक में आती हैं। उसके बाद हमने बताया टैगानाइका बता दिया आपको, तंजानिया में आती है। इनका विस्तार देखो ये है दोनों को यहाँ पर। ठीक है मलावी और न्यासा और टैगानाइका ये पर है, विक्टोरिया ये है, चाड़ यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद यानी कि ये झीलों का टाना झील इथोपिया की यहाँ पर है, इथोपिया में टाना झील ये है, विक्टोरिया झील ये है, मलावी और न्यासा यहाँ पर पड़ेंगी मोजाम्बिक में। ठीक है, मोजाम्बिक में। और उसके बाद हमने बताया आपको यानी कि टैगानाइका ये पड़ेगी तंजानिया में यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब है ये कौन कौन सी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं आपको बताया हमने। चार झील बताई, विक्टोरिया बताई, टाना बताई, टैगानाइका बताई, मलावी बताई और न्यासा झील बताई। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। इसके अतिरिक्त यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप की किस झीलों से पूछा जाता है? तो विक्टोरिया से पूछा जाता है, टाना से पूछा जाता है और चाड़ झील से पूछा जाता है। टैगानाइका, मलावी, न्यासा वगैरह ये भी हैं झील, इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं सिर्फ आपको विक्टोरिया झील से मिलेंगे और टाना झील से बनेंगे। और वो भी क्या बनते हैं? प्रश्न यही बनते हैं कि विक्टोरिया झील से जो कौन सी नदी का उद्गम हुआ है। तो हम आपको बता देंगे विक्टोरिया झील से कौन सी नदी का हुआ है? श्वेत नील का हुआ था। और टाना झील से कौन सी का हुआ था? यानी कि ब्लू नील का हुआ था। और यही दोनों जाके आगे निर्माण कर देते हैं किस नदी का? नील नदी का, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी को ही बोलते हैं यानी कि इसका वरदान बोलते हैं। इजिप्ट के लिए ये नदी क्या हुई? वरदान साबित हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नदी में यानी सबसे ज़्यादा इस नदी घाटी में क्या होता है? प्रश्न पूछा था तो कॉटन होता है, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह होता है, सूती होता है, कपास की खेती वगैरह जो होती है काली मिट्टी हो जाने के कारण हो जाती है। काली मिट्टी जो बन जाती है किस नदी के कारण बन जाती है? नील नदी के कारण, जिससे क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योगीकरण यहाँ पर मिस्र में होता है। उसके बाद करें यानी कि मिस्र में और क्या क्या होता है? तो मिस्र में यानी कि इनके अतिरिक्त जो खजूर का उत्पादन जो होता है मिस्र में काफ़ी मात्रा में खजूर का उत्पादन भी होता है।
ठीक है। और यहाँ के किसानों को हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं, फल्ला बोलते हैं। नील नदी के बेसिन में जो किसान निवास करते हैं, जो जनजातियाँ निवास करती हैं, उन जनजातियों को या उन किसानों को या उन लोगों को, कृषि करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं फेल्ला। उसके बाद अगर यानी अफ्रीका महाद्वीप के, अब हमने क्या क्या देख लिए हैं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ यानी पर्वत श्रृंखलाएँ देख ली हैं, और यहाँ के प्रमुख यानी झील देख लिए हैं, प्रमुख हमने नदियाँ देख ली हैं, और यहाँ के हमने कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर देश देख लिए। कितने देश हैं। अगर हाँ एक प्रश्न और पूछ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में अगर टोटल देश भी हमने बता दिए 55 देश हैं, ये प्रश्न पूछ जाता है अफ्रीका महाद्वीप में लैंड लॉक यानी स्थल रूप देशों की संख्या कितनी है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, अफ्रीका महाद्वीप में लैंड लॉक कंट्री या स्थल रूप देशों की संख्या कितनी है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थल रूप देशों की संख्या की बात करें तो कितने देश हैं, तो 17 देश यानी कि स्थल रूप हैं। स्थल रूप का मतलब होता है जिनकी सीमा यानी कि किससे ना मिलती हो, यानी समुद्र से ना मिलती हो। तो ऐसे कितने देश हैं अफ्रीका में, जैसे कि अफ्रीका में टोटल कंट्रियों की संख्या बताई हमने 55, जिनमें सबसे बड़ा हमने बताया था आपको, यानी कि और सबसे छोटा भी बता दिया। अब इन 55 देशों में ऐसे कितने देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से यानी कि नहीं मिलती है, तो ऐसे कितने देश हैं, यानी कि 17 टोटल देश हैं। इसी प्रकार से यानी कि हमने आपको बताया था एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे हम, एशिया में प्रश्न पूछ जाता है एशिया में कितने देश हैं, तो एशिया में 10 देश ऐसे हैं जिसमें यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, तो वो 10 देशों के भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अफ्रीका में उससे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी संख्या भरे जैसे पूछ लें तो आपको संख्या बता दी हमने 10 पूछ लिए, लेकिन एशिया में ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं क्योंकि हम एशिया में निवास करते हैं, हमारा भारतवर्ष जो आ रहा है एशिया में आ रहा है, इसीलिए एशिया से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एशिया में जो 10 देश हैं वो भी हम आपको यहीं पे बता देता हूँ मैं कौन कौन से 10 देश हैं। तो एशिया में जो 10 देश हैं आपको यानी कि 5 तो मध्य एशियाई गणराज्यों का नाम याद रखना, मध्य एशियाई गणराज्य है जिसमें 5 कितने कौन कौन से हैं, जिसमें आते हैं आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक हो गया किर्गिस्तान, उसके अधिक छठा आ जाता है आपका अफगानिस्तान, यानी कौन कौन से, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, यानी 6 तो हो गए आपके तान। उसके बाद आता है एक आता है आपका 7वां आता है मंगोलिया, 8वां आता आपका लाओस, और 9वां और 10वां जो आते हैं आपको नेपाल एंड भूटान। यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है एशिया महाद्वीप में कितने स्थल रूप देशों की संख्या है, तो आप कितने बताओगे 10। तो इनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए वो 10 देश कौन कौन से हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो 5 तो ये मध्य एशियाई राज्य बोले जाते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछ जाता है और कौन से हैं, तो एक अफगानिस्तान आ गया, तो 6 तो आपको ये तान वाले हो गए। उसके बाद बात करें, एक हो गया मंगोलिया, उसके बाद हो गया नेपाल, उसके बाद हो गया भूटान, एक हो गया लाओस। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है यानी कि एशिया महाद्वीप में, ये जो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में प्रश्न पूछा जाता है, एशिया महाद्वीप में जो ये वाला जो है लाओस, इसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो स्थल रूप देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो स्थल रूप है, तो उसका नाम बता देंगे आप क्या है, लाओस। तो
तो इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने के आते हैं। उसके बाद यानी प्रश्न पूछ जाता है मंगोलिया, लाओस से भी, नेपाल से भी, भूटान से भी, और 6 इंतान। इनमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन के लिए इनमें यानी कि नाम गड़बड़ हो जाता है, तो इनका आप स्पेशली ध्यान रखना। इन 6 देशों का, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, और उसके साथ कौन आ जाता है, एक अफगानिस्तान। इसके साथ में क्या डाल देता है, कभी कभी ईरान डाल देगा, ठीक है, कभी कभी अजरबैजान डाल देगा, कभी कभी आपके पाकिस्तान डाल देगा। तो इन तान वालों में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन रहता है। इनका आप हमेशा याद रखना। 5 तो मध्य एशियाई गणराज्य हैं और 6ठा कौन सा है, अफगानिस्तान है। तो ये 10 लैंड ऑफ कंट्री किसमें है, भारत यानी कि एशिया में है। इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। हाल ही के पीसीएस एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछा था यानी कि इसी लैंड ऑफ कंट्री से, और उसके अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप से कम पूछने के चांस रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में क्योंकि ज़्यादा देशों की संख्या है इसलिए यहाँ से कम पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कभी कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने लैंड ऑफ कंट्री हैं, तो आप बता देंगे 17। अब हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या बता दिया। आपको ऊंची यहाँ की यानी कि प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं बता दी, नदियाँ बता दी, नदियों के बाद हमने झीलें बता दी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ की जल संधियाँ देख ली। उसके बाद हमने अफ्रीका का ये बता दिया, अफ्रीका की तीनों क्या है, अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं। कौन कौन सी गुजर रही थी, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यानी विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे होकर कौन कौन सी रेखा गुजर रही है, तीनों ही रेखा गुजर रही हैं। अगर यही प्रश्न आपको एशिया महाद्वीप में पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजर रही, तो एशिया महाद्वीप में 2 रेखाएं होकर गुजर रही। कौन कौन सी आपको बताई थी हमने, आपको कर्क रेखा और विषुवत रेखा। एशिया महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है। लेकिन यही प्रश्न अगर आपको अफ्रीका महाद्वीप से पूछ लिया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में आप बता दोगे, यानी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं, यानी कि सबसे ऊपर आ जाएगी आपकी यानी कर्क रेखा, फिर बीच में विषुवत रेखा, फिर लास्ट में अंतिम जा जाएगी सबसे दक्षिण में जाएगी कौन सी, यानी कि मकर रेखा। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा पर हमने बताया थे, कर्क रेखा पर यहाँ पर कितने देश निवास करते हैं, कितने देशों की संख्या कर्क रेखा जिससे होकर, कितने देश ऐसे जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो हमने बता दिया था आपको 8 है। उसके बाद यानी कि आपको बताया था विषुवत रेखा पर 6 हैं, और यानी कि आपको बताया था हमने मकर रेखा पर 5 देश आते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको यानी कि अफ्रीका में, अफ्रीका का एक सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का कौन से सबसे बड़ा द्वीप है, तो हमने आपको बता दिया था, यानी मेडागास्कर है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी हमने आपको बता दी, यानी कौन सी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ की, यानी कि आपको बताया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ठीक है, वो कहाँ पड़ती है, कीनिया में पड़ती है। उसके और ये जो कभी कभी पूछ जाता है माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है, तो किस प्रकार यानी ज्वालामुखी है, एक पर्वत है। उसके बाद हमने बताई थी आपको यानी कि ये यहाँ पर बताई थी यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बताते हैं, तो हमने इन देशों की संख्या भी आपको बता दी थी। और उसके बाद अगर हम आए तो अफ्रीका में एक प्रश्न और पूछ जाता है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर है। तो विश्व में अगर प्रश्न पूछ जाता है विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान, तो उसका नाम है किम्बरले। तो किम्बरले ये कहाँ पर पड़ती है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। किम्बरले विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर पड़ती है, तो ये अब पड़ती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है दक्षिण अफ्रीका से ही, यदि अफ्रीका महाद्वीप में प्रश्न पूछ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व में सबसे बड़ी, अफ्रीका महाद्वीप में प्रश्न पूछ लिया, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, वो किस देश में है, तो आप क्या बताओगे, आपको दक्षिण अफ्रीका देश में है। प्रश्न पूछ लिया जाए यानी कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान का नाम क्या है, तो आप बता दो क्या उसका नाम है, किम्बरले, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछ जाता है यानी कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं, तो विश्व का ऐसा कौन सा है, तो विश्व में यानी कि ऐसा देश को ना दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग यहाँ की राजधानी है जिसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी, विश्व की स्वर्ण नगरी। तो विश्व की स्वर्ण नगरी हमने कौन सी बताई आपको, जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगर यही प्रश्न आपको घुमा के पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर है,
विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर है, तो वो आपका डाटा फिर चेंज हो जाएगा। तो फिर अगर पूछ लिया विश्व की सबसे बड़ी सोने की नगरी कौन सी, किसको बोलते हैं, तो जोहान्सबर्ग को बोलते हैं। अब प्रश्न पूछ लिया विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर है, तो विश्व में अगर सोने की खान अगर विश्व में सबसे बड़ी बताएंगे तो कालगुरली तथा कोलगार्डी, ये विश्व की 2 सबसे बड़ी सोने की खान हैं। कालगुरली तथा कोलगार्डी, ये विश्व की 2 सबसे बड़ी सोने की खान है, और ये दोनों कहाँ पर आती हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आती हैं। ठीक है। उसके बाद अफ्रीका से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है। अफ्रीका में हमेशा, यानी कि जो अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिण अफ्रीका देश है, 90% विश्व का 90% क्रोमियम यानी कि 90% विश्व का क्रोमियम कौन सा देश उत्पादन करता है, तो आप हमेशा याद करना दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश ऐसा है जो विश्व का 90% क्या है, यानी कि क्रोमियम यानी कि करता है। उसके बाद यहाँ से कौन कौन से और प्रश्न बनते हैं, लगभग यही यहाँ के प्रमुख प्रश्न हैं। उसके अतिरिक्त यानी हमने आपको बता दिया है, यानी कि मोजाम्बिक चैनल आपको बता दिया है, यहाँ की जल संधि आपको बता दी, यहाँ जिब्राल्टर जल संधि बता दिया, भूमध्य सागर बता दिया, यहाँ की नदियाँ बता दी, यहाँ की जनजाति बता दी। यही यहाँ का लगभग पूरा हो चुका है मैपिंग यहाँ की, और इसी से ही प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। जो 1-2 कुछ चीज़ें छुट्टी हैं वो हम यानी कि आपको समय समय पर बताते रहेंगे। और तो आपको यानी ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इसकी वीडियो। ठीक है। आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने यानी कि अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और पास ही में उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आप पर उसका लिंक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।